प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के चंपारण और महाराजगंज लोकसभा सीट पर चुनावी शंखनाद किया, रैली की। इसके बाद वो प्रयागराज और फिर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। बिहार के मोतिहारी में उन्होंने इंडी गठबंधन और उसकी सहयोगी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। मोतिहारी में इसी की गूंज थी। आरजेडी का नाम लिए बिना कहा कि जंगलराज वालों ने बिहार को सिर्फ कट्टा, बारूद और माफिया दिए हैं, तो वहीं वाराणसी में 25,000 महिलाओं के साथ भी संवाद हुआ है। क्या कुछ हुआ है छठवें चरण के मतदान से पहले, इस रिपोर्ट को देखिए और सब कुछ समझिए। आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए अपने आप को खपा देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में विरोधियों पर जमकर बरसे। पूर्वी चंपारण और महाराजगंज लोकसभा पर प्रधानमंत्री ने अपने प्रत्याशी के लिए जनता से वोट मांगा। हर दिल में, आज हर दिल में मोदी है। जनसभाओं को संबोधित करते हुए पीएम कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर हमलावर नजर आए। मोदी ने कहा कि जंगलराज के वारिस से और अपेक्षा भी क्या हो सकती है। कांग्रेस वाले कहते हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। यूपी के शहजादे कहते हैं कि मोदी के आखिरी दिन है। कोई मोदी की आंखों में आंसू देखना चाहता है। चुनाव में इनके पास मोदी को गाली देने के सिवाय कोई मुद्दा ही नहीं है। उन्होंने कहा कि इंडी वालों की आंखों में भले ही मोदी खटकता हो, लेकिन देश के दिल में मोदी है। इस चुनाव में इन लोगों के पास मोदी को गाली देने के सिवाय कोई मुद्दा नहीं है। इंडी वालों की आंखों में भले ही मोदी खटकता हो, लेकिन देश के लिए, देश के दिल में मोदी है। हर दिल में मोदी है। इंडी गठबंधन के पंजाब में एक नेता कहते हैं कि बिहार के लोगों को पंजाब में न घर खरीदने देना चाहिए, न बिहारियों को कोई अधिकार देना चाहिए। बिहार के लोगों के लिए इतनी नफरत इन लोगों के दिलो दिमाग में भरी पड़ी है और कांग्रेस के लोगों ने चुप्पी साध रखी है। वहीं आरजेडी उसी कांग्रेस के साथ है और कान में रुई ठूस ली है। बिहार की मान मर्यादा, बिहारियों का सम्मान इंडी गठबंधन के लिए कोई मायने ही नहीं रखता। कांग्रेस के शाही परिवार के ये खासम खास है। पंजाब के कांग्रेस के नेता कहते हैं कि बिहार के लोगों को पंजाब में बहिष्कार करना चाहिए। ये कांग्रेस वाले नेता बोल रहे हैं और आरजेडी वाले इनके साथ यहां आपसे वोट मांग रहे हैं। पीएम मोदी ने महाराजगंज की रैली में कहा कि मुझे आपके बच्चों के लिए विकसित बिहार बनाना है, विकसित भारत बनाना है। हर माँ बाप चाहता है कि उसके जाने के बाद बच्चों के लिए विरासत छोड़ जाए, लेकिन मोदी ऐसा इंसान है जिसके पास कोई विरासत नहीं है। मेरे लिए मेरी जनता ही मेरी विरासत और मेरे वारिस हैं। गरीब से गरीब माँ बाप भी हमेशा चाहता है कि जाने के बाद बच्चों को कोई विरासत में दे करके जाए। हर एक के मन में रहता है कि कोई विरासत छोड़ के जाए। भाइयों बहनों, मोदी एक ऐसा इंसान है जिसे अपनी कोई विरासत नहीं है। मेरे लिए तो आप ही मेरी विरासत है। पीएम मोदी ने जनता से अपील करते हुए कहा कि इंडी महागठबंधन को साफ करने की जिम्मेदारी आपकी है। आरजेडी कांग्रेस ने इस देश को पीछे ले जाने का खेल खेला है। ये खुद लाखों करोड़ों के मालिक हो गए, जनता रोटी कपड़ा के लिए मोहताज हो गई। इंडिया अलायंस घोटालों का अता पता है, इसमें 3 बुराइयां साफ नजर आती हैं। ये 3 बुराइयां
ये इंडी गठबंधन के सब में समान है। ये तीन क्या बुराइयां हैं? ये इंडी अलायंस वाले घोर कम्युनल है, 100% सांप्रदायिक है। दूसरा, ये इंडी अलायंस वाले घोर जातिवादी है, 100% जातिवादी है। और तीसरा, ये इंडी अलायंस वाले घोर परिवारवादी है, 100% परिवारवादी। बिहार के बाद प्रधानमंत्री प्रयागराज पहुंचे और वहां भी जनसभा को संबोधित करने के बाद वो वाराणसी पहुंचे हैं, जहां उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में लगभग 25,000 महिलाओं से सीधा संवाद किया और उन्हें उनकी ताकत का एहसास कराया। डॉक्टर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम में महिलाओं को मोदी मंत्र भी दिया। मोदी ने गरीब से गरीब महिलाओं के लिए बैंक खाते खुलवाए, और वो भी 1 रुपये के खर्च के बिना। पंडाल में मिनी भारत का स्वरूप दिखाई दिया। मंच व्यवस्था का पूरा दायित्व भी महिलाएं संभाल रही थीं, यानी आयोजन का संचालन, मंच व्यवस्था, सब कुछ। प्रधानमंत्री ने इस दौरान कहा कि बीजेपी के लिए महिलाओं की सुरक्षा सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। पहली बार सरकार की नीतियों से लेकर निर्णयों तक हमारी माताएं, बहनें, महिलाएं केंद्र में आई है। इस पर उतनी चर्चा भले ही न हुई हो, लेकिन ये भारत की सक्सेस स्टोरी का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ये बात 60 वर्षों तक सरकारों को समझ ही नहीं आई। कांग्रेस सपा की सरकारों ने महिलाओं के साथ क्या किया? केवल उपेक्षा। 25 तारीख को वाराणसी लोकसभा सीट के लिए मतदान होना है, इसलिए 13 तारीख के बाद ये तीसरी बार है जब प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी पहुंचे हैं। मोदी महिला वोटर्स की ताकत जानते हैं। उनको 2 बार प्रधानमंत्री बनाने में इस वर्ग का बड़ा योगदान रहा है, इसलिए तीसरी बार सत्ता के लिए भी महिला वोट ही बीजेपी के लिए सबसे बड़ा हथियार साबित होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संकट मोचन मंदिर पहुंचे हैं। योगी आदित्यनाथ भी प्रधानमंत्री के साथ मौजूद हैं। संकट मोचन मंदिर में दर्शन पूजन कर रहे हैं। नामांकन के बाद तीसरी बार वाराणसी पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी। 25 तारीख को 6वें चरण का चुनाव है, मतदान है, और इसी मतदान में अग्नि परीक्षा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार वाराणसी की जनता के साथ संवाद कर रहे हैं। अग्नि परीक्षा उनके वैभव की, यश की, कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने वोटों से जीतते हैं। लगातार वाराणसी की जनता उन्हें प्यार कर रही है, दुलार दे रही है, और जो विकास की बात की जा रही है वो भी सरकार उसके दावे कर रही है। अब देखना होगा कि मतगणना के बाद कितने वोटों के अंतर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत होती है। विपक्षी खेमा कितना दमखम लगाता है, उन्हें भी कितने मत प्राप्त होते हैं। राजनीति में कभी कभी होता है कि राजनेता अति उत्साहित होकर ऐसे बयान देते हैं जिसके बाद वो सोचने लगते होंगे कि उन्होंने क्या दिया, क्या कह दिया मैंने, ये सोचने लगते होंगे। बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूरी लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार संबित पात्रा की जुबान फिसल गई। संबित पात्रा भगवान जगन्नाथ और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर ऐसा कुछ बोल गए जिसके बाद विपक्ष को एक मौका मिल गया। हाथों हाथ संबित पात्रा धुलाई करते हुए नजर आए होंगे, लेकिन इस बार उनकी धुलाई करते हुए विपक्ष नजर आ रहा है। क्यों फिसली जुबान, क्या फिसली जुबान, क्या कुछ हुआ है, इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। जय जगन्नाथ। मुझे महाप्रभु जी से क्षमा याचना करनी चाहिए और मैंने निर्णय लिया है कि मैं उसके लिए उपवास भी करूंगा।
निकालिए, हिम्मत दिखाइए और भक्तों की जो आस्था है उसमें उसका सम्मान करते हुए संबित पात्रा को आप पार्टी से बाहर निकालिए। अनजाने में फिसली जुबान, क्या उपवास से बनेगा काम? बयान देते वक्त नेताओं की जुबान फिसलना आम बात है, लेकिन ये वक्त लोकसभा चुनाव का है। यहाँ नेताओं के एक एक शब्द के मायने होते हैं। आज बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा इस बात को समझ चुके हैं। पूरी लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार संबित पात्रा की एक विवादित टिप्पणी ने उन्हें घेर लिया है। उड़िया भाषा में संबित पात्रा ने ये कह दिया कि भगवान जगन्नाथ पीएम मोदी के भक्त हैं। मोदी को देखा लक्षाधि लोक आसछंती। मोदी भक्त जगन्नाथ आमे सब होचु मोदी परिवारजन। मोदी को देखा लक्षाधि लोक आसछंती। मोदी भक्त जगन्नाथ आमे सब होचु मोदी परिवारजन। संबित पात्रा के गलती से दिए एक बयान ने विपक्षी दलों को खुद मौका देने का काम कर दिया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी सभी ने एक के बाद एक कई ट्वीट्स कर संबित के बयान पर आपत्ति जाहिर की है। निकालिए, हिम्मत दिखाइए और भक्तों की जो आस्था है उसमें उसका सम्मान करते हुए संबित पात्रा को आप पार्टी से बाहर निकालिए और नरेंद्र मोदी जी को खुद को इस पूरी दुनिया में भगवान जगन्नाथ के जितने भी भक्त हैं, करोड़ों भक्त हैं, अमेरिका में भी हैं, कनाडा में भी हैं, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह हैं। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ जय जगन्नाथ की बात सुनता हूँ। उन सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज 24 घंटे में माफी मांग लेनी चाहिए। चाटुकारिता की सारी सीमाएं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पार कर दिया है। यह सनातन धर्म का अपमान है। महाप्रभु जगन्नाथ का सारी दुनिया भक्त है। कोई प्रधानमंत्री हो जाए या कोई राजा महाराजा हो जाए तो भगवान उसके भक्त हो जाएंगे। ये अहंकार की पराकाष्ठा है। भारतीय जनता पार्टी को अपने नेताओं के इस बयान के लिए तत्काल सफाई देना चाहिए। देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। यह हिंदू परंपरा का, भगवान जगन्नाथ का अपमान है। न सिर्फ अपमान है बल्कि हिंदू परंपरा को, भगवानों को तिरस्कृत करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया है। विवादों से घिरे संबित पात्रा ने अपने बयान के लिए माफी मांगी और कहा कि उनके मन में ऐसे भाव नहीं थे। उन्होंने प्रायश्चित करने की भी बात कही है। ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता है। कोई व्यक्ति अपने सही हालत में ऐसा कभी कह भी नहीं सकता है कि किसी मनुष्य के भक्त भगवान होंगे। तो अनजाने में ये त्रुटि हुई है। एक चैनल को बाइट देते समय मैं मानता हूं कि कुछ लोग इससे आहत जरूर हुए होंगे, मगर अनजाने में हुए त्रुटि को ईश्वर भी क्षमा करते हैं। तो स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है अनजाने में हुए एक स्लिप ऑफ टंग के लिए भी मुझे महाप्रभु जी से क्षमा याचना करनी चाहिए और मैंने निर्णय लिया है कि मैं उसके लिए उपवास भी करूंगा। संबित पात्रा के लिए एक तरफ जहां विरोधी सुर उठे तो वहीं उनके समर्थन में भी बोलने वालों की कमी नहीं रही। बीजेपी विधायक ने उनके बयान पर सफाई दी। उन्होंने गलत नहीं कहा। भगवान जब रथ यात्रा में निकलते हैं, भक्तों के दर्शन करने के लिए निकलते हैं और मोदी जी गए थे। मोदी जी ऐसा काम कर रहे हैं, देश का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देश को आगे ले जा रहे हैं, भारत को विश्वगुरु बनाएंगे और आने वाले समय में भारत मित्र होने वाला है, विश्व मित्र होने वाला है। ये सब की मैं उनको बधाई देता हूँ। और यदि बोल दिए हैं तो भक्त और भगवान का संबंध जो है वो अलौकिक संबंध है। कभी भगवान भी भक्त का नाम लेते हैं और भक्त तो भगवान का नाम लेता ही है। लेकिन मैं कल जब सुन रहा था मेरे को ऐसे लगा कि संबित भाई का जो स्लिप हो गया, लेकिन फिर भी आप एनालिसिस करेंगे तो जगन्नाथ जी भक्तों के भगवान है। रथ यात्रा के दिन भक्तों के दर्शन करने के लिए वो निकलते हैं। 25 मई को पूरी हॉट सीट पर लोकसभा चुनाव होना है। खुद पीएम मोदी संबित पात्रा के लिए एक दिन पहले प्रचार करने पहुंचे थे। पूरी लोकसभा सीट से बीजेपी ने उन्हें दोबारा मौका दिया है। साल 2019 में यहां से संबित पात्रा को हार का सामना करना पड़ा था। अब चुनाव से ठीक पहले संबित पात्रा का एक विवादित बयान उनके लिए मुश्किल बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और अब बेहद संवेदनशील रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। किर्गिस्तान में लगातार
हालात खराब हो रहे हैं और इसका कनेक्शन भारत से है, मध्य प्रदेश से है। यहां मध्य प्रदेश के भी कुछ बच्चे फंसे हुए हैं जिनसे प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने खास बातचीत की है। क्या बातचीत की है और क्या कुछ समझाइश दी है, सब कुछ देखिए और पूरे इस मामले को विस्तार से समझिए। तुरंत ही ऐसा ज्यादा मूवमेंट नहीं करना चाहिए। मध्य एशियाई देश किर्गिस्तान में पढ़ाई करने गए एमपी के 1200 बच्चे भी फंस गए हैं। ये बच्चे एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए गए हैं। अब इन बच्चों के परिजन इनको लेकर चिंतित है। इन परिजनों की मांग है कि सरकार उनके बच्चों को सकुशल वापस लाए। किर्गिस्तान में इस वक्त भारत समेत पाकिस्तान के पढ़ाई के लिए गए बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। हॉस्टल से बाहर निकलते इन बच्चों को लाठी डंडों से पीटा जा रहा है। किर्गिस्तान में फंसे इन बच्चों से एमपी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बातचीत की और उनकी सकुशलता का हाल जाना। हिम्मत दिखाओ, घर वाले समझते नहीं ना, तो अपना गांव का माहौल रहता है, जैसा हो जाता है। और क्या है, थोड़े से आपको क्या, हाँ हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी जी सर। और कोई तो नहीं यहाँ पे उज्जैन वाला है आसपास वाला? नहीं सर, मंदसौर वगैरह से है लड़के, वो बाहर है अभी थोड़ा। कोई बात नहीं, बताने बेटा है ना, सबकी चिंता कर रहे हैं हम लोग, लगातार चिंता करते हैं। एमपी के तो 1200 लोग हैं, बहुत बड़ी संख्या है, चिंता नहीं, बड़ी संख्या जी पूरे किर्गिस्तान में। ठीक है, और आप ऑनलाइन पे उपलब्ध है, कोई जरा भी कोई तकलीफ है तो बताना है ना, कोई दिक्कत नहीं। हमने कंट्रोल रूम बना दिया है, कलेक्टर को बोल दिया है, संपर्क में आप लोगों के, ठीक है जी। सरकार कल से कंटिन्यूअसली है सर, है ना, ठीक। ये बताना है घर वालों को, मेरे से बात हुई, बताना है। किर्गिस्तान में फंसे बच्चों ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को बताया कि उनके एग्जाम शुरू होने वाला है, जिसे लेकर वे बेहद चिंतित भी है और आग्रह किया कि जल्द से जल्द उन्हें अपने देश बुलाए। जिस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विद्यार्थियों को भरोसा दिलाया कि वह हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई करे। चूंकि शीघ्र ही उनकी परीक्षा होने वाली है, वे सभी परीक्षा में शामिल हो। उसके बाद 2.5 महीने का अवकाश रहेगा, उन्हें घर बुलवा लेंगे। हम लोग ने पूरी चिंता की है, भी लगातार, और आपके विदेश मंत्रालय के माध्यम से मंत्री से भी बात कर रहे हैं, जो बेहतर हो सकता है वो सब करेंगे। और आप लोग सेफ हो, अभी कोई दिक्कत तो नहीं है ना, अंदर हो ना आप कमरों में, इतने हॉस्टल में सर सुरक्षा है ना वहाँ? हाँ सुरक्षा है ना बाकायदा वहाँ पे? जी सर, ठीक है ठीक है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस आश्वासन के साथ बच्चों को थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। किर्गिस्तान में फंसे एमपी के बच्चों ने सीएम मोहन यादव की बात को समझा। वहीं किर्गिस्तान मामले को लेकर भारत सरकार भी अलर्ट मोड पर है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पूरे मामले को लेकर एक्स पर पोस्ट भी किया था। उन्होंने लिखा था कि बिश्केक में भारतीय छात्रों के हालात पर निगरानी रखी जा रही है। बताया जा रहा है कि स्थिति अब शांत है। छात्रों को दूतावास के साथ नियमित संपर्क में रखने की सलाह दी गई है। बता दें कि किर्गिस्तान में भारत से काफी संख्या में छात्र मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए गए हुए हैं। इसमें एमपी के 1200 छात्र शामिल है। स्थानीय लोगों के द्वारा बाहरी लोगों का मॉब लिंचिंग किए जाने के बाद भारतीय छात्रों में भय का माहौल है। भारतीय छात्रों को घर में ही रहने के लिए निर्देशित किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और मध्य प्रदेश का फिर से रुख करेंगे, वहां से भी हैरान कर देने वाली रिपोर्ट आई है। महाआर्यमन सिंधिया की कंपनी हाइपर ग्रोसर प्राइवेट लिमिटेड के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। महाआर्यमन सिंधिया कौन? केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे। जहां कंपनी के मैनेजर ने फल सब्जी की खरीद में 12 लाख रुपए की ठगी कर ली है। कंपनी के मालिक ने 2 साल तक सोची समझी साजिश के तहत पूरा षड्यंत्र रचा हुआ था। पूरे मामले को देखिए और विस्तार से समझिए कि कैसे चूना लगाने का काम किया गया है। महाआर्यमन लोकसभा चुनाव में प्रचार प्रसार के दौरान खूब चर्चा का विषय रहे। जगह जगह मीडिया से बातचीत कर रहे थे, लोगों को अपने बिजनेस के बारे में बता रहे थे। उनके बिजनेस और उनकी बातें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही थी। महाआर्यमन एक बार फिर से चर्चा में बने हुए हैं। मामला है ठगी का। महाआर्यमन सिंधिया की एक कंपनी है हाइपर ग्रोसर प्राइवेट लिमिटेड, जो फल और सब्जियों का व्यापार करती है। अब इस कंपनी के मैनेजर पर 12 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है। आपको सब कुछ समझाते हैं कैसे 2 साल से कंपनी का मैनेजर महाआर्यमन को चूना लगा रहा था।
जनकगंज थाना क्षेत्र में लक्ष्मीगंज बड़ी सब्जी मंडी की एक समिति थोक में माल खरीदकर छोटे मोटे दुकानदारों को सप्लाई करती थी। इसके लिए समिति ने एक माय मंडी नाम का ऐप भी बना रखा था। माय मंडी ऐप से मिलते जुलते नाम पर सोसाइटी मैनेजर शिवम गुप्ता ने एक अन्य फर्म बना ली। इस ऐप के तहत जो मंडी टैक्स का 2% पैसा मिलता था उसे खुद ही रख लिया करता था। इस तरह से शिवम गुप्ता और उसके साथी कर्मचारियों ने माय मंडी और टैक्स के जरिए दो तरफा सोसाइटी से धोखाधड़ी की है। मामला उजागर होने के बाद अब पुलिस ने समिति के ही अन्य कर्मचारी उत्कर्ष हंडे की शिकायत पर शिकंजा कसा है। शिवम गुप्ता और उसके साथियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें, मामला उजागर होने पर फिलहाल दोनों आरोपी फरार है। पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। आशंका जताई जा रही है कि धोखाधड़ी का ये मामला बड़ा भी हो सकता है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही इस संबंध में कुछ कहा जा सकता है। थाना जनकगंज अंतर्गत लक्ष्मीगंज में एक सब्जी मंडी संचालित होती है, जिसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक उपलब्ध कराया गया था माय मंडी ग्रुप के द्वारा, जो लगभग 3 साल से क्रियाशील था और जो भी सब्जी की खरीदी बिक्री होती थी उसमें ये पूरा इनका ऑनलाइन एक सिस्टम रहता था। इसके जो मैनेजर हैं, साथ ही जो अन्य साथी हैं, उन पर इसके समकक्ष एक दूसरा पोर्टल बना करके उसको जो मेन पोर्टल है उससे अलग सौदेबाजी करने का आरोप लगाया गया है, जिस पर से कंपनी के जो भी और सदस्य हैं उन पर और मैनेजर पर एक 420, 409 और 34 के अंतर्गत एक FIR पंजीबद्ध की गई है और विवेचना में लिया गया है और लगभग कुल 10 से 12 लाख रुपए का इन्होंने घाटा पहुंचाया है। इस पर से एक ये धोखाधड़ी की FIR जनकगंज थाने में पंजीबद्ध की गई है। इधर गुना में छात्रों के साथ धोखाधड़ी के मामले ने कॉलेज प्रबंधन को परेशान कर दिया है। सैकड़ों छात्रों ने ऑनलाइन कॉलेज की फीस भरी, लेकिन कॉलेज प्रबंधन तक फीस नहीं पहुंची। फीस जमा करने के बाद भी कॉलेज प्रबंधन ने छात्रों को जब नोटिस थमा दिया, छात्रों को नोटिस भेज दिया गया, तब छात्रों के होश ही उड़ गए। अब जिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को फीस भरने की जिम्मेदारी दी गई थी, उनके फर्जीवाड़े से सब सन्न है, सब कुछ सोचने के लिए विवश हैं। क्या है छात्रों के साथ फर्जीवाड़े की ये कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। गुना में कॉलेज छात्रों के साथ हुई फीस की धोखाधड़ी मामले ने तूल पकड़ लिया है। 700-800 छात्रों की लाखों रुपए की फीस के फर्जीवाड़े ने कॉलेज प्रबंधन के होश उड़ा दिए हैं। फीस के फर्जीवाड़े में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इसे सबसे बड़ा स्कैंडल बताया है। गुना के शासकीय PG कॉलेज में पढ़ने वाले सैकड़ों छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। BA 3rd ईयर, MA 1st ईयर, MA 2nd सेमेस्टर, MA 3rd सेमेस्टर, MA 4th सेमेस्टर के छात्रों के द्वारा ऑनलाइन फीस जमा की गई थी। फीस को लेकर निर्धारित ऑनलाइन संस्थानों पर हर साल लगभग 20 लाख रुपए की फीस छात्रों के द्वारा जमा की गई थी। लेकिन जब कॉलेज प्रबंधन ने छात्रों को नोटिस जारी करते हुए पूछा कि फीस कहाँ है, तो छात्रों के होश उड़ गए। फीस को लेकर ये कॉलेज प्रशासन के कंप्यूटर डिपार्टमेंट और PG कॉलेज के बाहर स्थित ऑनलाइन संचालकों ने मिलकर छात्रों की फीस फर्जी तरीके से काट दी है, जिसको रहते अब छात्रों के एडमिट कार्ड जनरेट नहीं हो रहे हैं और उसमें फीस बकाया बता रहा है, और जबकि छात्र पहले ही फीस जमा कर चुके हैं। लगभग 18 लाख का घोटाला है, जिसमें हजारों छात्र हैं। वहीं इस मामले में दिग्विजय सिंह ने भी गुना में कॉलेज पहुंचकर छात्रों से चर्चा की। दिग्विजय सिंह ने इसे सबसे बड़ा स्कैंडल बताते हुए आरोपियों के खिलाफ FIR और गिरफ्तारी की मांग की है। सबसे बड़ा स्कैंडल तो मालूम पड़ा है कि 2018 से इस कॉलेज में ऑनलाइन जो फीस जमा करने वालों में 8-10 जो ऑनलाइन जमा करते हैं, उन्होंने फीस जमा ही नहीं करी और बच्चों को मालूम ही नहीं पड़ा। ये तो बहुत बड़ा स्कैंडल है और FIR इसकी दर्ज करा के इसमें कि तो जिन लोगों ने ऐसा किया है उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए। कॉलेज प्राचार्य ने बताया है कि ऑनलाइन संचालकों ने इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया है। किसी दूसरे की ID हैक करके अपने खाते में फीस ट्रांसफर कर ली गई। फीस को लेकर छात्रों से पहले भी पूछा गया था। ऑनलाइन संचालकों के द्वारा हर साल 18 से 19 लाख रुपए का घोटाला किया गया है। कॉलेज का इसमें कोई दोष नहीं, लड़का ने फीस ऑनलाइन से कटाता है और लड़के को ही ज्ञात है कि उसने किस ऑनलाइन से फीस कटाई है। कुछ ऑनलाइन वालों ने फर्जीवाड़ा किया है कि किसी दूसरे की ID लेकर के वो उसका डाटा पेस्ट कर दिया है, वो फीस उनने कॉलेज के खाते में ना जमा करके अपने खाते में जमा कर ली। लेकिन चूंकि इसकी चेकिंग पहले TC की समय होती थी, जब लड़का TC कटाता था तो उसका नोटिस होता था।
किसी की भी छात्र को हम परीक्षा से वंचित नहीं कर सकते हैं, ना पढ़ने से रोक सकते हैं। छात्र को पहले ही बताया गया था कि आपकी फीस कम आ रही है, छात्र ने कोई ध्यान नहीं दिया। अभी भी उनको लास्ट सेमेस्टर में बताया जा रहा है कि ये फीस कम आ रही है। हाँ, उनने ये पूछा कितना डाटा मिसिंग होगा, तो लड़कों का कहना था कि सर हर साल 18-19 लाख करोड़ का मामला है, जबकि हमने टोटल फीस निकलवाई मिसिंग तो 18-19 लाख का कई मिसिंग आ रही है। अब सवाल यह है कि छात्रों के साथ हुए इस धोखे में आगे क्या होगा। साथ ही साथ इतना बड़ा घोटाला हो गया और किसी को पता ही नहीं चला, ऐसे कैसे हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में नूरजहां नाम का आम मिलता है और ये बेहद मशहूर आम है, बेहद खास आम है। ये आम कट्टीवाड़ा निवासी शिवराज सिंह जाधव के बगीचे में ही मिलता है और अपने गजब के स्वाद के लिए बेहद मशहूर है। इसका आकार और वजन एक पपीते से भी बड़ा होता है। सोचिए, पपीते से बड़ा आम है। क्या आपने कभी खाया है? खाया तो नहीं होगा संभवतः, लेकिन खाया है तो अच्छा है, नहीं खाया है तो दीदार कर लीजिए विस्तार न्यूज की इस रिपोर्ट में। नूरजहां आम, ये नाम से ही शाही है और स्वाद से लेकर अपने आकार में भी शाही है। इसका वजन 2 किलो से लेकर 5 किलो तक होता है। सामान्य आमों की तुलना में नूरजहां आम बड़ा होता है और इसकी साइज भी 10 से 12 इंच के लगभग की होती है। पिछले साल एक नूरजहां आम 1000 रुपए में बिका। पूरे प्रदेश में यह आम सिर्फ कट्टीवाड़ा गांव में रहने वाले शिवराज सिंह के बगीचे में पाया जाता है, लेकिन शिवराज का कहना है कि इस बार कम पैदावार और खराब मौसम के कारण आम महंगा और कम मिलेगा। नूरजहां आम को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार प्राप्त है, खासतौर पर इसका वजन और इसकी लंबाई चौड़ाई। तो इस बार मेरे बगीचे के अंदर बहुत ही कम मात्रा में आया है, लेकिन इस बार आम आपको देखने को मिलेगा। इस बार वजन शायद बड़ा हो सकता है। इस बार करीब 1500, गए वर्ष 1500 से 2000 रहता है, इस बार 2 से 3000 से 4000 के बीच में भी आ सकता है। शिवराज सिंह जाधव अपने पूरे परिवार के साथ आमों के बगीचे में ही निवास करते हैं। शिवराज सिंह के इस बगीचे में हापुस, लंगड़ा, केसर, बादाम, नूरजहां समेत 35 किस्मों के 300 के लगभग आम के पेड़। वहीं बगीचे में नूरजहां आम के 6 पेड़, जिसमें से 3 पेड़ पर नूरजहां आम लगते हैं, लेकिन इस बार एक ही पेड़ पर महज 1 दर्जन आम की पैदावार है। नूरजहां आम सैलानियों के लिए भी एक आकर्षण का केंद्र है। उद्यानिकी वानिकी मंडल द्वारा नूरजहां आम को 2011 में किंग ऑफ द मैंगो के अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। इन दिनों नूरजहां आम को देखने और खरीदने के लिए गुजरात, मध्य प्रदेश के बड़े शहरों से कई लोग आ रहे हैं, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लग रही है। हम कट्टीवाड़ा हर साल आम घूमने फिरने के आते हैं और आम देखने भी आते हैं, लेकिन इस बार नूरजहां आम बहुत कम है और हमको केवल दर्शन के लिए दिख रहे हैं। हमने खरीदने की इच्छा व्यक्त करी, पर शिवराज सिंह जी ने मना कर दिया। बोले आम आप इस बार आपको दे नहीं सकते, और आम की क्वालिटी भी अभी नंग के वजन के हिसाब से बहुत छोटे हैं। नूरजहां आम खाने के लिए तो हर कोई बेताब है, लेकिन इसकी कम पैदावार एक चिंता का विषय भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।